दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या है? दोस्तों पितृदोष बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे जो है व्याख्यान इसका बहुत ज़्यादा है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसी वीडियो में कवर किए जाएं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे ठीक से समझ पाएँ। कई बार हम लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषी को या फिर पंडित को, तो वो हमें बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष आया है। आखिर ये पितृदोष है क्या? क्यों आ जाता है किसी की कुंडली में, क्या कारण है इसका? तो पहले मैं आपको यही बताती हूँ कि पितृदोष आखिर होता क्या है। दोस्तों लाल किताब में पितृदोष और पितृ ऋण दोनों ही एक है। पितृदोष या पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली को शापित कुंडली कहा जाता है। कहा जाता है जिसकी भी कुंडली में यह दोष उभर कर आता है। ये जेनेटिकल होता है, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं का दोष है जो हम कैरी करके आगे इस जीवन में लेकर आते हैं। दोस्तों पितृदोष को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो वह दोष जो हमारी कुंडली में, यानी कि हमारे पिछले कर्मों में जो भी हमने गलत कार्य किया है उससे उभर कर आ रहा है, या फिर दूसरा पितृदोष होता है आपके रिसेंटली कर्मों के कारण। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि जातक की कुंडली में पितृदोष नहीं है, लेकिन उसने कर्म ही ऐसे कर लिए कि किसी एक पितृदोष का निर्माण हो गया है। जैसे दोस्तों साइंस पता करता है डीएनए टेस्ट द्वारा कि हमारे पूर्वज कौन थे और कौन सी बीमारियां या कौन सी अच्छे गुणधर्म हम लेकर इस जीवन में उनसे पैदा हुए हैं। यानी वो हमारे ब्लड के कुछ सैंपल लेते हैं, जिससे यह पता लगता है कि कौन सी ऐसी बीमारियां थी जो आगे कैरी फॉरवर्ड होकर आई हैं, जैसे कि शुगर हुआ, बीपी हुआ या मानसिक रोग हुआ। इस प्रकार के रोग जो होते हैं वो देखा जाता है कि यदि आपके पूर्वजों में है या माता पिता में ये रोग देखने में आए हैं, तो जातक में भी होने की संभावना बनी रहती है। तो साइंस कहता है कि जो भी बीमारी या दोष है वो आगे जातक में भी हो सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पितृदोष को भी हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। अब दोस्तों ये तो पता कर लिया हमने कि पितृदोष आखिर होता क्या है। अब इसके कारण जानेंगे कि क्या सिम्टम ऐसे दिखते हैं जातक के अंदर जिससे ये पता चल पाए कि हमारे अंदर पितृदोष है या नहीं है। यदि जीवन में आकस्मिक दुख और धन का अभाव है तो पितृदोष है। नंबर 2 दोस्तों, इसमें जातक का सामाजिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। वो जितना ज़्यादा अपना सामाजिक छवि को सुधारने की कोशिश करता है, परंतु वैसा नहीं हो पाता। और अगर वो आध्यात्मिक बनना चाहे, यानी कि धर्म कर्म के काम भी करना चाहे, तो तब भी उसकी अवहेलना ही देखने को मिलती है, यानी कि उसकी सामाजिक छवि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दूसरा, वो पूजा पाठ में भी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाए भी तो उसको उचित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों तीसरा कारण क्या है? कई बार ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति जो है आपको परेशान कर रही है। आप बहुत ही अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, बहुत ही मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको रोकता है, आपको पीछे की तरफ खींचता है। अब चौथा कारण क्या है? आपकी तरक्की का रुकना, विवाह ना होना, संतान में बाधा, शिक्षा में बाधा, गृह क्लेश, जीवन यात्रा संघर्षपूर्ण लगना या होना, और कॉन्फिडेंस की कमी, क्रोध का आना, लंबी बीमारी का चलना, ये सब जो लक्षण देखे गए हैं ये पितृ दोष द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब ये तो हमने जाना कि नॉर्मली हम कैसे जांच सकते हैं कि जीवन में जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो पितृदोष द्वारा देखने को मिल रहे हैं। अब कुंडली अनुसार कैसे पता करेंगे कि पितृदोष है या नहीं है? यदि सूर्य का संबंध किसी भी प्रकार से राहु, केतु और शनि से, या फिर दृष्टि द्वारा या फिर युति द्वारा होता है, तो पितृ ऋण का निर्माण होता है हमारी कुंडली में। दोस्तों यदि मंगल को राहु या केतु द्वारा किसी भी तरीके से पीड़ित किया गया है, दृष्टि द्वारा या फिर उससे संबंध बनाकर, तो भी जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। देखा गया है कि सूर्य से निर्मित पितृदोष के कारण जातक का अपने बड़ों से संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। इसी प्रकार यदि मंगल से पितृ ऋण का निर्माण होता है तो देखा गया है कि जातक का अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद किसी न किसी कारण से चलता ही रहता है। दोस्तों कुंडली में नौवां घर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है पितृ ऋण के लिए। नौवें घर में देखा जाता है कहीं ये जेनेटिक तो नहीं है, यानी कि हम अपने कर्म में ही तो कुछ ऐसा नहीं लेकर आए हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख और तकलीफें आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों अपने इष्ट देव देखना, यानी कि नौवां घर देखना, जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप और अच्छे से जान पाएंगे कि नौवां घर कितना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी कुंडली के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि रेमेडीज़ क्या निकल कर आती हैं, कौन आपके इष्ट देव हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम भाग्य का सपोर्ट इसमें ले सकते हैं उन रेमेडीज़ को अपनाकर। अब दोस्तों कुंडली के नौवें घर में यदि राहु, बुध या शुक्र बैठे हों
तो ऐसे में क्या है, पितृ ऋण का निर्माण होता है, आपको आपके भाग्य की सपोर्ट नहीं मिल पाती है। दोस्तों कुंडली में यदि 10वें घर में भी बृहस्पति हो तब भी कहते हैं कि पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है, और यदि 7वें घर में हो तो भी आंशिक पितृ ऋण माना गया है। अब इसमें क्या होता है, जातक के विवाह में दिक्कतें होती हैं, विवाह में उसको तकलीफें देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों लग्न में राहु होने पर, पंचम में राहु होने पर, या सूर्य के साथ राहु होने पर, या चंद्रमा के साथ केतु होने पर भी पितृ ऋण का निर्माण होता है। दोस्तों माना जाता है कि पितृदोष का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी होता है। यदि बृहस्पति पर किसी भी प्रकार से दो ग्रहों द्वारा कुदृष्टि डाली जा रही है तो पितृदोष का निर्माण होता है। 6, 8, 12 में बृहस्पति है या नीच राशि में बृहस्पति है तो भी पितृ ऋण लगेगा आप पर। तो ऐसे में जो पितृ ऋण माना गया है वो कहते हैं बाप दादा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, जो कि 7 पीढ़ियों तक आगे देखने में आता है। यानी कि जो बीमारी है वो इतनी क्रोनिक हो चुकी है कि आगे तक आ रही है और बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट स्टेज में आ जाती है, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों पितृ ऋण कई प्रकार के देखे गए हैं, जैसे आत्मा का ऋण, माता का ऋण, पिता का ऋण, भाई बहन का ऋण, पत्नी का ऋण, बेटे का बेटी का ऋण। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि हम पितृ ऋण को अपनी कुंडली में कैसे जागृत कर लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऋण है जो आपने पिछले जन्म में पूरा नहीं किया है और इस जन्म में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, परंतु उसका दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी होती है जिससे आपका वो जो ऋण है वो जाकर हो जाता है या दोबारा से वो ऋण निर्मित हो जाता है। और दोस्तों इसी तरह से देखा गया है कि पितृ ऋण का निर्माण और कैसे होता है, अपने धर्म को छोड़ देने से, अपने पूर्वजों का तिरस्कार कर देने से भी पितृ ऋण का निर्माण होता है। अब दोस्तों मातृ ऋण में क्या होता है, मातृ ऋण यदि है जातक पर तो उसका धन जो है वो बर्बाद हो जाएगा, घर की शांति भंग होने लगेगी, किसी से भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाएगी, फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यदि बहन का ऋण है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जातक का जो बिजनेस है या फिर जो जॉब है वो एक समान नहीं रहती, यानी कि जॉब चेंज होता रहेगा या फिर बिजनेस चेंज होता रहेगा। ये ऐसे सिनेरियो दोस्तों जो देखने को मिलते हैं जातक को, वो अपनी उम्र के 48 साल तक उनको ये सब सिनेरियो देखने को मिलते हैं। यानी कि जब तक वो 48 साल पूरे नहीं कर लेते जीवन के तब तक ये ऋण बना ही रहता है। अब दोस्तों यदि भाई का ऋण है तो ऐसे में क्या होता है, जातक को सफलता जरूर मिलती है, परंतु सफलता मिलने के बाद और धन एकत्रित होने के बाद अचानक से ही उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि जातक को 28 से लेकर 36 साल की उम्र में ये परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों स्त्री ऋण में क्या होता है, यदि जातक द्वारा किसी स्त्री को प्रताड़ित किया जाए, उसे धोखा दिया जाए या मारपीट की जाए तो ऐसे में स्त्री ऋण का निर्माण हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे जातक के जीवन में संतान के सुख में और स्त्री सुख में कमी रहती है। और और इसमें देखने में ये भी आया है कि जो घर में है मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। दोस्तों शनि के ऋण में धोखे से किसी भी व्यक्ति की जमीन, संपत्ति, जायदाद हड़प लेना या फिर उसकी हत्या करवा देना, तो ऐसे में शनि के ऋण का निर्माण हो जाता है। यदि जातक इस प्रकार के कुकर्म करता है तो शनि द्वारा उसको मृत्यु तुल्य कष्ट तक दिया जाता है। अब दोस्तों राहु द्वारा जो ऋण निर्मित होता है तो उसमें क्या होता है, दोस्तों राहु द्वारा अजन्मे ऋण का निर्माण होता है। इसमें क्या देखा गया है, जातक का अपने ही सगे संबंधियों से किसी भी प्रकार का छल करना, उनके लिए बदले की भावना रखना या छल कपट करना, तो इसमें जो है राहु के अजन्मे ऋण का निर्माण होता है। इसमें देखा गया है कि जातक के सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहु जो है वो हमारा सिर होता है। अब दोस्तों केतु के ऋण में क्या होता है, केतु का ऋण कब बनता है, केतु के ऋण में दोस्तों यदि आपको संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं, संतान हो भी गई है परंतु उसकी बीमारी में खर्चा हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केतु के ऋण का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है यदि किसी कुत्ते को मार दिया जाए तो भी केतु के ऋण का निर्माण होता है। अब दोस्तों इस वीडियो अनुसार आप जांचिए कि आपकी कुंडली में कौन से ऋणों का निर्माण हो रहा है। कई बार एक ऋण देखा गया है और कई बार बहुताया ऋणों का भी निर्माण होता है जातक की कुंडली में। तो ऐसे में जितने भी ऋण हैं उन सभी ऋणों को चुकाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि बृहस्पति का ऋण है आपके ऊपर, यदि बृहस्पति का ऋण किसी भी प्रकार से आपके ऊपर बन गया है तो पहले मैं इसका प्रोसेस बता देती हूँ कि ऋण को उतारने का प्रोसेस क्या होता है। यही प्रोसेस सारे ही नवग्रहों में आप लागू करेंगे। देखिए जो भी आपका ददिहाल पक्ष है उन सब से आपने
पैसे एकत्रित करने हैं। यदि कोई सामग्री आती है उसमें, तो वो सामग्री आपने एकत्रित करनी है। जितना भी ददिहाल पक्ष है, बुआ भी लेनी है, लेकिन बुआ के बच्चे नहीं लेने। तो इस प्रकार से ददिहाल पक्ष से आपने पैसे, धन इकट्ठा करना है, ताकि जो ऋण का निर्माण हो चुका है, पितरों द्वारा निर्माण हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली कुनबे से रिलेट करता है। देखिए दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि यदि कुंडली में ऋण का निर्माण हो गया तो सिर्फ जातक को ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। ऐसे में देखा गया है कि जातक के कुनबे में उसकी फैमिली को तो होता ही है कष्ट, और उनके परिवार में भी ऐसे ही सिनेरियो देखे जाते हैं, और लोगों के घरों में भी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी से पैसे एकत्रित करें, या फिर जो सामान बताए जाते हैं वो आप सामान उनसे ले लें। तो इस प्रकार से इन उपायों को करना होता है। तो अब उपाय मैं बताती हूँ। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति का ऋण निकल कर आता है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, सभी खानदान से, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सभी से आपने पैसे एकत्रित करने हैं, सभी को काउंट करना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग पैसे आपने डालने हैं। जो राशि कम पड़ती है वो जातक स्वयं मिला सकता है, उसको 10 गुना करके मिलाना होता है। तो आपने ये जो पैसे हैं कुल पुरोहित को देकर आने हैं, और उनसे क्षमा याचना करनी है, और अपनी प्रगति के लिए उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना है, चाहे ये बोलकर लेना पड़े आपको। अब दोस्तों, यदि सूर्य के ऋण का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में आप सूर्य के यज्ञ का आयोजन जरूर करवाएं। सभी लोगों से पैसे एकत्रित करके आपने यज्ञ का आयोजन कराना है। और यदि चंद्रमा के ऋण का निर्माण हो रहा है, तो सभी खानदान से आपने चांदी एकत्रित करनी है, और उसको सोमवार वाले दिन जल प्रवाह करना है। और यदि शुक्र का ऋण आपकी जन्म कुंडली में निकल कर आ रहा है, तो आपने 100 गायों को एक साथ भोजन करवाना है। और यदि मंगल का ऋण निकल कर आता है, तो आपने मंगलवार वाले दिन दवाइयों का दान करना है। और दोस्तों, यदि बुध का ऋण निकल कर आता है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने बुधवार वाले दिन कम से कम 101 कन्याओं को हलवा और पूरी का प्रसाद देना है, दक्षिणा सहित। पहले दोस्तों, यदि शनि का ऋण आप पे बन रहा है, तो आपने क्या करना है, 100 मजदूरों को एक साथ भोजन करवाना है। यदि राहु का ऋण बन रहा है, तो जो भी पैसे एकत्रित हुए हैं उनसे आपने नारियल खरीदने हैं, या फिर आप घर वालों से भी बोल सकते हैं कि आप अपने हिस्से के नारियल हमें दे दीजिए। वो नारियल इकट्ठे आपने करके वो जल प्रवाह कर आने हैं। और यदि केतु का ऋण बन रहा है, तो ऐसे में आपने 100 कुत्तों को खाना खिलाना है। दोस्तों, यदि आप इसी सीक्वेंस में काम करते हैं, यानी कि पहले इष्ट देव को मनाते हैं अपने, फिर यदि पितृ ऋण है, पितरों को प्रसन्न करते हैं, उसके बाद आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके कहने में चलते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, और आपको जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये अचूक उपाय है जो मैंने आपको बताया पितृ ऋण से रिलेटेड। अगर दोस्तों पितृ ऋण से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि आप पे कौन कौन से पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है। तो और उसका निवारण क्या है, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना।